हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 देखेंगे, जो कि हमारा क्या है, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और इस यूनिट नंबर 6 में हम फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिस टॉपिक का नेम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। इससे पहले बच्चों जस्ट अभी हमने यूनिट नंबर 5 कवर किया है, आप उसको देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2 सभी के भी लेक्चर्स कवर कर दिए गए हैं। कैसे देखेंगे आप, एक बार आइए देखते हैं। यूट्यूब पे जाना है आपको और डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम सर्च करना है। देखिए, ये जैसे आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम का इंटरफेस खोलोगे, आपको वहां एक ऑप्शन प्लेलिस्ट का मिलता है। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे ये बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी की प्लेलिस्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे आप देख सकते हो जूलॉजी 2nd सेमेस्टर का। ये देखिए, यहाँ आपको पूरे 2nd सेमेस्टर के वीडियोस मिलेंगे। और अभी बच्चों जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, वो भी आपको यहीं पे हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, आप सारे इंटरफेस को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, बॉटनी है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, सारे की प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। हमारे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ब्लड, ब्लड की बात कर रहे हैं ना, और जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कह रहे होते हैं बच्चों, हम स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लड बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है और होमोजेनियस फ्लूइड है। ठीक है, जो कि अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिसॉल्व्स एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल एज 3 काइंड्स ऑफ सेल्स और फॉर्म एलिमेंट्स। क्या बताया जा रहा है, ब्लड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और होमोजेनियस फ्लूइड है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। साथ ही साथ इसमें क्या है, 3 अलग काइंड्स ऑफ सेल्स है, या जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कह सकते हैं। अलग काइंड ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, मतलब क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो जो ब्लड है बच्चों, ये हमारे टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 to 8% लेके चल रहा होता है। और अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 1.04 to 1.07 है। और इनकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, इस 5 to 6 टाइम्स ऑफ वाटर। इनका स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है, होते ही न्यूट्रल ही है, बट स्लाइटली अल्कलाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7 से थोड़ा ज्यादा पीएच है, दैट इज 7.4। ब्लड जो है वो कहां से डिराइव्ड है बच्चों, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है ब्लड, तो ब्लड बना हुआ है बच्चों प्लाज्मा और ब्लड करप्सल से मिलके। ठीक है, ब्लड करप्सल्स बोलिए या फिर आप ब्लड सेल बोलो। ठीक, आगे देखते हैं। ये प्लाज्मा क्या है भाई, लगभग टोटल ब्लड का 55% तो कौन रखा हुआ है, प्लाज्मा रखा हुआ है, जो कि पेल येलो कलर्ड है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन लिविंग ग्राउंड फ्लूइड है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है प्लाज्मा में, आइए देखते हैं। वाटर, प्लाज्मा 55% है, और उस प्लाज्मा में भी बच्चों वाटर कितना परसेंट होता है, 85 to 95% होता है। इनऑर्गेनिक आयंस क्या है, ये लगभग 0.9% है टोटल प्लाज्मा के, और इनकी अल्कलिनिटी को मेंटेन कर रहा होता है। दैट मींस यहाँ बैलेंस्ड क्वांटिटी में सॉल्ट रहते हैं। अभी मैंने बोला ना स्लाइटली अल्कलाइन रहते होते तो ये न्यूट्रल है, 7 के अराउंड पीएच है। स्लाइटली अल्कलाइन कैसे हुए, क्योंकि इनका 7.4 जा रहा है लगभग। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्ट आयन प्रेजेंट है। और ये जो सॉल्ट आयन है ये बहुत ज्यादा ही एसेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडक्शन हो रहे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, जहां सोडियम, पोटेशियम, इन सारे आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, और आयंस कौन कौन से, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट, ये क्या है हमारे
ये है अनाइंस। और कैटायंस कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और क्या है? जो भी हमारे क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं सोडियम की, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैं बता दूं, आपके जितने भी नर्व का इंपल्स के कंडक्शन हो रहे हैं, ईयर बैलेंसिंग में जितने भी कंडक्शन हो रहे हैं, उसमें मोस्टली तो हम सोडियम को ही यूज करते हैं। ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक की बात की हुई थी। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में देखें तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है भाई? इन प्लाज्मा सम ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आर इट्स ओन बट अदर आर ट्रांसपोर्टेड बाय इट। कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में जान ले प्लाज्मा में क्या है। पहला क्या है बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट है? 7 to 8% प्रोटीन है प्लाज्मा में। क्लियर? जो कि हमारे ब्लड को विस्कस बना रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है। इसमें भी पहला प्रोटीन कौन सा है? सीरम ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है बच्चों? टोटल तो ये 7 to 8% है, उस 7 to 8% में भी 2 to 3% कौन है हमारा? ग्लोब्यूलिन है, जो कि क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और आयंस का बैलेंस। ठीक है, ऑन अ होल हम किसकी बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंसिंग की बात। ठीक है, और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस को। और उसमें दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन मींस जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। हम यहाँ एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट आते हैं, ये क्या है? इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वायरस और बैक्टीरिया, उनको खत्म करने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? वो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे इम्यून में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन बाइंड करते हैं हार्मोन के साथ और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक, और तीसरा है बच्चों सीरम एल्ब्यूमिन। ये लगभग कितना है उसका? 3 to 4% है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन में और कोलोइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर मींस वाटर को ये लेकर आ रहे हैं, वाटर को ब्रिंग आउट कर रहे हैं मेंटेन करने में। और ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स है। और भी है बच्चों कुछ, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। जब हम प्लेटलेट्स डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहां इनका नाम देखेंगे। जब भी ब्लड इंजरी होती है, ब्लड रिलीज होता है, हमारे फाइब्रिनोजन वहां तुरंत एक्टिव होकर जाते हैं और वहां एक मेस लाइक स्ट्रक्चर, जाली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो उसमें ये सारे क्या है हमारे प्लाज्मा में? कुछ वाटर्स थे, इनऑर्गेनिक आयन है, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशन और प्रोटीन्स। क्लियर है? आगे देखते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं। क्या है? ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सभी क्या कर रहे हैं? हमारे ब्लड को सप्लाई किए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी में जा रहे होते हैं। ग्लूकोज मेन है हमारे कार्बोहाइड्रेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है ब्लड में। ठीक है, इसका नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है बच्चों? 80 to 120 mg in 100 लीटर ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। अब कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं भाई हमारे प्लाज्मा में, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिटानिन, ये सब होता है ना। और मैं बता दूं, जिस पेशेंट में बहुत ज्यादा यूरिया बढ़ जाता है, किडनी उसको कर रही होती है फिल्टर आउट, तुरंत तुरंत यूरिन के फॉर्म में वो रिलीज कर दे रही है। पर बच्चों, जिन पेशेंट का किडनी खराब होता है, उन पेशेंट में क्या होता है? यूरीमिया जैसी बीमारी होती है, क्योंकि यूरिया तो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यूरिया इकट्ठा होने लगेगा और ये तो टॉक्सिक वेस्ट है हमारे लिए। इसकी वजह से क्या होता है? वो पर्सन को जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरीमिया। ठीक है, और भी कुछ पार्ट्स होंगे। तो हाँ, हमारे प्लाज्मा में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीकोगुलेंट, एंटीजन, एंटीबॉडी। देखिए, आप सोच रहे हो यहाँ हेपारिन का नाम क्यों लिखा है? ये एक एंटीकोगुलेंट है बच्चों। जिन भी पेशेंट में आपका किडनी फेल हो जाती है, उनको आर्टिफिशियल किडनी मींस डायलिसिस का सप्लाई दिया जाता है। उसमें जब उनके वेन से पूरे ऐसे ब्लड को निकाल रहे होते हैं बच्चों, आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं ना हाई प्रेशर में, तो जब निकाल रहे होंगे जिस मीडियम में सेलुलोफिंक वाले, तो उसमें ब्लड तो क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो रहा है? क्योंकि उसमें हम क्या डालते हैं? हेपारिन। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये था हमारा पूरा प्लाज्मा का। नेक्स्ट है ब्लड कैरेप्सल्स। मैंने बताया दो चीज से है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है, और आपका और एक प्लाज्मा था। तो ब्लड कैरेप्सल्स में भी तीन है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स।
ठीक है। तो ब्लड कलर सेल्स देखते हैं, ये क्या है भाई, 45% ऑफ द ब्लड को ये लेकर चल रहे हैं, जिसमें क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या है, ये हमारे वर्टिब्रेट्स में पाए जा रहे हैं बच्चों, और कौन सा कलर दे रहे हैं, रेड कलर इम्पार्ट कर रहे हैं ब्लड को। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप से वैरी कर रहा है। ये पूरे वर्टिब्रेट्स में किसकी सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। शेप की बात करें हम, तो इन फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में ये किस शेप के हैं, ओवल और बाइकन्वेक्स न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एम्फीबियन में आरबीसी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, और एम्फीबियन में भी किसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, तो एम्फियोमा और प्रोटियस में। मैमल्स की जो आरबीसी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वर्टिब्रेट में, और इनके पास आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल में बात करें तो मस्क डियर और लार्जेस्ट इन द एलिफेंट। मैमल में किस शेप के होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं, नहीं, यहाँ पे कौन से शेप के होते हैं, ये सर्कुलर और बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड। इनका जो बाइकनकेव शेप है, ऐसे है ना बाइकनकेव, वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, और आराम से गैसेस का डिफ्यूजन हो जा रहा है। मैमल्स में फैमिली कैमेलिडी मींस कैमल फैमिली और लामा फैमिली में बात करो, यहाँ पे जो आरबीसी वो किस शेप की है, ओवल शेप की है। साइज देखा जाए बच्चों तो एम्फीबियंस में जो एरिथ्रोसाइट्स की साइज है वो 35 म्यू टू 16 म्यू है, और ह्यूमन आरबीसी में देखें वो 6.5 टू 8 म्यू है। भाई मैंने बताया कि आरबीसी में एम्फीबियन में बहुत बड़े होते हैं ये, तो साइज भी तो बड़ी होगी। ठीक है, नंबर बात करें तो अगर कितना आरबीसी है पर एमएल ब्लड में, उसको हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे ह्यूमन मेल्स में 5 टू 5 मिलियन पर एमएम क्यूब है, ह्यूमन फीमेल में 4.5 टू 5.0 मिलियन पर एमएम क्यूब है, और रैबिट्स में 7 मिलियन है, फ्रॉग्स में 4 मिलियन पर एमएम क्यूब है। जब भी हमारा आरबीसी काउंट हमारे नॉर्मल लेवल से कम होता है बच्चों, तो उस पेशेंट को अनीमिया जैसी बीमारी होती है, और जब भी नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस पेशेंट को पॉलिक्सीमिया जैसी बीमारी है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज रहना जरूरी है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन को कैंसर वाली प्रॉब्लम होती है उसमें सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं ब्लड कैंसर में, तो वहां पे आरबीसी का काउंट भी क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आरबीसी है वो बाउंडेड बाय एन इलास्टिक एंड सिंपल permeable plasma membrane which enable it to squeeze through normal capillaries। इनका हम कह सकते हैं जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उनको क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आराम से उस कैपिलरी से मूव करके चले जाएं। ठीक है, इनका जो फ्रेमवर्क है वो एक प्रोटीन से बना है, उसका क्या नाम है, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन, और इनका जो साइटोप्लाज्म है आरबीसी का वो लगभग 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से बना है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे आरबीसी का नेट 34% वेट कौन लेकर बैठा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन, जिसको रेड कलर इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, कौन सा रिंग है वहां पे, फेरिन की पोरफायरिन रिंग है। ठीक है, जिसमें 4 पायरल ग्रुप ज्वाइन रहते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन का जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर कितना है इसमें, 60% आरबीसी में। इसके अलावा आरबीसी के पास एंजाइम सिस्टम है, विटामिन्स है, सॉल्ट है, और अगर हम मैच्योर आरबीसी में देखें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स ये सब एब्सेंट होते हैं, पर एक इमेच्योर आरबीसी में बच्चों ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सेल ऑर्गेनेल वाला तो जगह नहीं है, आराम से ढेर सारा हीमोग्लोबिन आएगा और फिर क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम ले रहा होगा। ठीक है, तो ये था। अब ये तो मुझे चल गया पता कि आरबीसी का कितना नॉर्मल अमाउंट है, क्या स्ट्रक्चर है, किसमें कैसा प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज की होती है। ठीक है,
कांस्टेंट नंबर है ब्लड में इनका, ये बार बार रीजनरेट हो रहे होते हैं। तो किस चीज में रीजनरेट हो रहा है और कहाँ से रीजनरेट हो रहे हैं? तो ये जिस प्रोजेनाइटर सेल से रीजनरेट होते हैं बच्चों, वो लिम्फेटिक और माइलॉइड टिश्यू है, जिसे हम हीमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। और इनके प्रोसेस को, इनके फॉर्मेशन को, ये फॉर्म हो दोबारा से, इसको हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, मैमेलियन एम्ब्रियो में अगर हम बात करें तो हीमोपोइसिस कहाँ हो रहा है? मैमल्स में, हमारे में योग सेक में हो रहा है, लिवर में, थाइमस में, बोन मैरो में। और हम अडल्ट आरबीसी की बात करें तो हमारे में, मतलब जो अडल्ट पर्सन है उनके भी कहाँ फॉर्म होते हैं? रेड बोन मैरो में। ठीक है, जो भी हमारे मायोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ये जो मेलोब्लास्ट सेल्स है हमारे बोन मैरो के, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये जो मेलोब्लास्ट सेल है बच्चों, ये ग्रो करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, जो कि फिर आगे डिवाइड करके इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा। और ये इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएंगे? ये देखिए, मतलब हम कह सकते हैं इरिथ्रोब्लास्ट किसका प्रिकर्सर है? आरबीसी का। सबसे पहले क्या बन रहा है? मेलोब्लास्ट। ठीक है, फिर ये क्या बना लिए बच्चों? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। एंड लास्ट में ये इरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है। ठीक, अभी आगे भी आपको दिखेगा। अब ये जो हमारा इरिथ्रोब्लास्ट है वो आगे जाके नॉर्मेलोब्लास्ट बनाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। माइटोटिक डिवीजन किए और मैच्योर हुए। अब मैच्योर होंगे तो ये क्या बना लिए? इरिथ्रोब्लास्ट। और इरिथ्रोब्लास्ट अब किसमें चेंज हो जाएंगे? नॉर्मेलोब्लास्ट में। फाइनली ये जो हमारा नॉर्मोब्लास्ट है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होगा? इनटू इमेच्योर आरबीसी, जिसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और जिस दिन ये अपना रेटिकुलोसाइट जब भी अपना पूरे सेल ऑर्गेनल्स लूज करना शुरू किए तो ये क्या बना लेंगे? फाइनली मैच्योर आरबीसी बन जाएगा। ठीक है, और किसमें चेंज होने लगेंगे? चेंज इनटू इरिथ्रोसाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। और हमारे पास तो एब्जॉर्प्शन है ही विटामिन B12 का, ये मैंने बता दिया आपको पिछले यूनिट पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप इस सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस बैच में एनरोल होना होगा। आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलने वाला है बच्चों? ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, और मैं बता दूं सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ सकते हो यहाँ, सिर्फ और सिर्फ 1250 में। इसमें भी बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप हमारे DNS10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आज जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है इसका भी नोट्स आपको फ्री में हमारे इसी DNS एजुकेयर ऐप पे देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें पता चल गया कैसे बन रहे हैं ना, कैसे बन रहे हैं? हीमोपोइसिस हो रहा है, किस तरीके से माइलोब्लास्ट सेल्स कन्वर्ट होकर नॉर्मोब्लास्ट सेल्स में आ रहे हैं। अब फंक्शन क्या है आरबीसी की, वो देख लेते हैं। आरबीसी का फंक्शन है कि वो जितना हो सके उतना ऑक्सीजन को रिसीव करे, ठीक है, और पूरे बॉडी सेल्स में पहुंचाए। इसका एक और भी फंक्शन है, ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बहुत अच्छे से कर लेता है। बल्कि मैं बता दूं, ऑक्सीजन से कई ज्यादा टेंडेंसी किसके पास है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि लंग्स बहुत ज्यादा हमको इनहेल नहीं करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत नुकसान है हमारे लिए। ठीक है, ये और किस चीज का कैरियर है? H+ का, क्योंकि ये एक्सेलेंट एसिड बेस बफर है बच्चों, जो कि रिस्पॉन्सिबल कर रहा है हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में। ठीक है, ये था आपका फंक्शन जो कि आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब हम देखते हैं हीमोलाइसिस क्या है। हीमोलाइसिस क्या है बच्चों? जब हमारे ब्लड को मिक्स्ड कर दिया जाता है हाइपोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन में, क्या है वो? 0.5% सॉल्ट दे दोगे तो आरबीसी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ली, फुल गई। और जब बहुत ज्यादा फुल जाएगी एब्जॉर्ब करके तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो फट जाएगी। तो इस बर्स्टिंग को क्या बोलते हैं? हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। ये तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात किए। क्या होगा जब हमारे ब्लड को मिक्स किया जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मींस 1% और मोर कंसेंट्रेटेड सलाइन में, उस टाइम पे क्या होगा? आरबीसी जो फुली हुई थी हमारी किसमें? हाइपोटोनिक में, हाइपर में वो श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी, एकदम क्रीनेटेड शेप की हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी।
ठीक है। और आइसोटोनिक मींस हम बाहर का और अंदर दोनों सेल का कंडीशन सेम रख रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है। एक होता है आपका रिलेक्स फॉर्मेशन, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, क्या है भाई रिलेक्स फॉर्मेशन बच्चों? ग्रेट सरफेस टेंशन की होने की वजह से आरबीसीज के जितने भी मॉलिक्यूल्स है सारे एक जगह अडहेयर हो जाते हैं। ऐसा लगता है पाइल ऑफ कॉइन की तरह, जैसे एक सिक्के को सिक्के के ऊपर रख दो, वो वाला सिचुएशन, तो इसकी तरह हो जाते हैं, तो इसको हम रिलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स में टेम्पररी होता है, जब भी हमारे होता है ना सर्कुलेशन कभी कभी लो हो जाता है, जब सर्कुलेशन लो होता है तो ये अपने आप को एक स्टैक लाइक पाइल लाइक कॉइन के स्ट्रक्चर में रख लेते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अब लाइफ स्पैन और डिस्पोजल को समझते हैं। हमारे आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है बच्चों 120 डेज इस टाइम पे, और हमारे फ्रॉग में जो आरबीसी की होती है वो लगभग 100 डेज होती है। ठीक है। जितने भी आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय आउट किस प्रोसेस से होंगे, फैगोसाइटोसिस से होंगे इन स्प्लिन एंड लिवर। ठीक है। स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, और लिवर में, इन लिवर their pigment is degraded to yellowish green pigment bilirubin and excreted in bile। ठीक है। क्या बताया जरा, लिवर में इनके पिगमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, हीमोग्लोबिन को, और ऐसे आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, हमारे स्प्लिन में। नेक्स्ट है बच्चों डब्ल्यूबीसी। हमने आरबीसी के बारे में तो पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी देखते हैं क्या है। ये कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है और एमोबॉइड सेल्स है। बल्कि मैं बता दूं डब्ल्यूबीसी में आपके जो न्यूक्लियस है वो और अच्छे दिखते हैं जब हम जेंशन ब्लू से उनको स्टेन कर रहे होते हैं। इनका शेप और साइज देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास बच्चों हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इनके ऊपर कोई कलर इम्पार्टिंग नहीं होती है, राउंड है, इरेगुलर है, एमोबॉइड शेप की है। ये आरबीसी से कई ज्यादा बड़े हैं, और इनके जो एवरेज साइज है वो 12 to 20 म्यू इन साइज है। ये कलरलेस है। एमोबॉइड मूवमेंट की वजह से इनको बार बार क्या करना होता है, ब्लड को लीव करना होता है। ठीक है। इधर उधर जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं, लिम्फोइटिक टिश्यू में चले जाते हैं, और ढेर सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफेंस सिस्टम में। ठीक है। अब क्या बताया मैंने, इनका एमोबॉइड मूवमेंट है, ये एक जगह बैठेंगे नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जा रहे हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यू में चले जा रहे हैं। जो इनका स्पेसिफिक फंक्शन है कि अगर मान लो बाहर से एंटीजन आ रहा है तो इनको जाके इनको खत्म करना है। ठीक। तो इस तरीके के फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम में। इस प्रोसेस को हम डायबिटिस भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का नंबर लेस है, इनके नंबर हमारे 5000 to 9000 वेरी करते हैं। ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये इनका नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम उन्हें ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और नंबर डिक्रीज हो जाए तो हम उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यूक्लिएटेड है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ईआर प्रेजेंट है इनके पास। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जैसे हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हीमोपोइसिस कह रहे थे, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को लिकोपोइसिस कहते हैं। ठीक है। ये लिम्फ नोड, स्प्लिन, थाइमस, रेड बोन मैरो, इन सब में क्या होते हैं, बनते हैं। ये भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप है, पहला है हमारा ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है एग्रैनुलोसाइट। चलिए देखते हैं। ग्रैनुलोसाइट क्या है बच्चों, ये ग्रैनुलर लिकोसाइट है, मींस इरेगुलर लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस है इनके पास। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट कहते हैं, जिनका डायमीटर 10 to 15 म्यू है, और ये एक्टिवली एमोवॉइड विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेनेबल ग्रेन्यूल्स। हम इनको आराम से स्टेन कर सकते हैं। हमारे ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के पास बच्चों हमारे न्यूक्लियस दिख रहे होते हैं, ठीक, जिसमें हम आइसोनोफिल्स को और क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स। देखते हैं क्या है, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, दो लोब्स कनेक्टेड होते हैं एकदम थे इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसे, मतलब स्थमस दिख ही नहीं रहा होता है प्रॉपर। ठीक। और जब हम इनको इओसिन से स्टेन करेंगे, वो एसिड डाई है, तो हमें आराम से दिखेगा। ये पूरे डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट लेकर बैठे हुए हैं, 1.5%। इनकी लाइफ स्पैन जो होती है लगभग 14 आवर्स तक की होती है। आइसोनोफिल्स एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अगेंस्ट एलर्जन। ठीक है। ये जाएंगे और उनको खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे,
जैसे देखेगा एलर्जी आएगा, एंटीबॉडी को भेज रहा होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा होगा और उनको हटा देगा। एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये कब बढ़ते हैं? जब भी एलर्जी वाला सिचुएशन हो बॉडी में या फिर कोई पैरासाइट से इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम पे अगर कोई सीबीसी कराता है, सेल ब्लड काउंट टोटल, तो उसको दिखेगा आइजनोफिल बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स हो सकता है सामने वाले को कोई एलर्जी हो या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो हम जब भी ऐसा कुछ होता है इसको क्या बोलते हैं? आइसिनोफीलिया। ठीक, नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल्स कैसे हैं? यहाँ पे ये पूरा ऐसे ईयरफोन की तरह स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस्तेमाल एकदम प्रॉपर दिख रहा होता है हमें, ठीक है। एस शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 3 इंडिस्टिंक्ट लोब्स है, इनके ग्रैन्यूल्स कम होते हैं, स्फेरिकल है, ये भी स्टेन हो सकते हैं। बेसिक डाइस है जिसको हम किससे स्टेन करते हैं? मिथिलीन ब्लू से, ठीक है। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 8 to 12 आवर्स होती है। बेसोफिल्स एमोवॉइड है, इनके पास हेपारिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। कभी कभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये किस में पाए जाते हैं? आइजोनोफिल्स में, मोनोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में, बेसोफिल्स में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कनेक्टिव टिश्यू के। नेक्स्ट इज द न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बच्चों मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इनके हाई पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस का मतलब ये होता है मल्टी लोब्ड है, ठीक है। इनके जो ग्रेन्यूल्स है स्मॉल है, बहुत सारे हैं और ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। इनको किससे स्टेन करते हैं? न्यूट्रल डाई से। अगर आपको ये है कि आप पूरे को देखना चाहते हो तो आप जेंशन वॉयलेट से करोगे, आपको सबसे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सारे ये क्या है? टोटल 60 to 70% है टोटल डब्ल्यूबीसी का। मैक्सिमम है इनके नंबर डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन 2 से 4 घंटे की है। और ये जो कार्पसेल्स है बच्चों, ये बहुत मोटाइल है और फैगोसाइटिक है नेचर में। और क्या है? ये आराम से कैपिलरी वॉल से आते हैं और जहां भी इन्फेक्टेड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसको इनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी को क्या करते हैं? बैक्टीरिया के इन्वेड से बचाते हैं। ये था आपको पूरा ग्रैन्युलोसाइट्स में। कम टू द ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें कैसा है? राउंडेड और किडनी शेप न्यूक्लियस है और क्लियर साइटोप्लाज्म है। इसको मोनोफॉर्म में कहते हैं, एक ही तरीके का रहेगा, किस शेप का? किडनी शेप्ड और क्लियर साइटोप्लाज्म है, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। चलिए लिम्फोसाइट्स देखें। इन सेल के पास लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस है, 20 to 25% ये टोटल डब्ल्यूबीसी के लेके रखे हैं। इनकी लाइफ स्पैन 3 दिन की होती है, स्मॉल होते हैं साइज में, 6 म्यू टू 16 म्यू होते हैं डायमीटर में। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब आप ये पूरा चैप्टर देख रहे होगे सर्कुलेशन, वहां आपको बी और टी लिम्फोसाइट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ही तो मेन है, यही तो जाके लड़ रहे हैं एंटीजन, जो बाहर से एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, ठीक है। ये दो मेजर फॉर्म में बच्चों, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही तो एंटीबॉडी बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है कि हाँ भाई एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस हो इस चीज में, ठीक। नेक्स्ट क्या है? मोनोसाइट। मोनोसाइट कैसा होता है बच्चों? किडनी शेप का, ठीक है। और 2 to 7% है टोटल डब्ल्यूबीसी का। लाइफ स्पैन इनकी 10 to 12 डेज की है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड रेंजेस फ्रॉम 50 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर सबसे पहले इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बाहर से बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है, तो सबसे पहले कौन जाता है उससे फाइट करने के लिए? हमारे हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, मोनोसाइटोसिस क्या है भाई? फैगोसाइटिक सेल है। जैसे ही देखेगा कोई चीज टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर रहा है, उसको तुरंत क्या करेगा? अपने आप को मैक्रोफेज में, अपने आप को टिश्यू में इंटर किया। मोनोसाइट जैसे ही अपने आप को टिश्यू में इंटर करता है, देखिए अभी तो सेल्स में घूम रहा है, ये मोनोसाइट है। अब ये किस में चेंज हो गया? मैक्रोफेज में। कब चेंज होगा? जब ये टिश्यू में इंटर करेगा, ठीक है, इंटर्स इनटू टिश्यू। तो जब ये यहां इंटर किया तो मैक्रोफेज में। अब ये मैक्रोफेज क्या कर रहे होंगे? इनगल्फ कर लेंगे, ठीक, खत्म कर देंगे। तो उनकी क्या हो जाएगी? जो भी इंटर किए है डेथ, ठीक। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया गया। ब्लड प्लेटलेट्स देखते हैं बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है। ये भी क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड है और इरेगुलर है शेप में। इनके नंबर वैरीज कर रहे होते हैं बच्चों, 2 to 5 lakhs per mm cube। इनकी लाइफ स्पैन
2 to 5 डेज की होती है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट्स हैं और इनका जो साइज रेंज है वो 3 to 4 म्यू है। ये देखिए आपके पास पूरा बना हुआ है, ठीक। ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो किससे बन रहे हैं, इनका भी कोई प्रोजेनाइटर सेल होना चाहिए, तो इनके जो प्रोजेनाइटर सेल्स है बच्चों को कौन है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक। ये हमारा आरबीसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड बता रहा है, सरफेस व्यू और साइड व्यू में ऐसा दिख रहा है। ये देखिए हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, मतलब इनके में जो भी हमारा पाया जा रहा है वो किस शेप का है, किडनी शेप का न्यूक्लियस, ये इसकी बात कर रहे हैं। पर यहाँ देखिए हमारे ढेर सारे हैं, मैंने बोला था आइसोफिल में ये क्लियर नहीं हो पाता है इस्थमस, बेसोफिल में एकदम क्लियर है, मोटा सा है, एस शेप्ड, ठीक है। और यहाँ देखिए मल्टी लोब्ड है, दो तो है नहीं, ढेर सारे लोब्ड है, इसको हम न्यूट्रोफिल कह रहे हैं। और इसको पॉलीमॉर्फो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के ढेर सारे फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, बट ऊपर वाले को मोनोफॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां न्यूक्लियस एक ही शेप का है जो कि किडनी शेप का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये प्लेटलेट है, ये जो हमारे प्लेटलेट है वो कलरलेस है बच्चों, इनके पास ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, इनके सेल्स के पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और ये कहां से फॉर्म हो रहे हैं, इनके प्रोजेनाइटर सेल्स कौन थे, मेगा कैरियोसाइट्स। ये किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी इंजरी होती है और ब्लड का लॉस होता है तब हमारे प्लेटलेट्स क्या कर रहे होते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं। उनका मैकेनिज्म अलग है जो कि आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। अभी क्या बोल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट उस वक्त इंक्रीज कर रहा होता है, जाता है। कैसे, मैंने बताया था अभी आपको फाइब्रिनोजन का नाम, मैंने बताया था ये जो फाइब्रिनोजन है वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां इंजरी होती है और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो इसका पूरा मैकेनिज्म चलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, ये सारे एंजाइम्स का यूज वगैरह करके आपको क्या होता है, इस ब्लड की क्लॉटिंग देखने को मिलती है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा घट जाता है तब उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परक्यूरा, ठीक। जैसे आरबीसी का अमाउंट बढ़ रहा था, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ रहा था, उसी तरीके से आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अगर प्लेटलेट्स का भी अमाउंट बढ़ रहा है और घट रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन को वो लीड करता है। स्पिंडल सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स हमारे सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट द मैमल्स, मैमल्स को छोड़ के। ये जो स्पिंडल शेप्ड होते हैं बच्चों, वो स्फेरिकल और ओवल न्यूक्लियस होता है उनके में, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, इनका फंक्शन होता है एकदम सिमिलर मैमिलियन प्लेटलेट्स की तरह। अब क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन देखते हैं, इसका बहुत वाइटल रोल है हमारे बॉडी में। क्या क्या है फंक्शन देखते हैं। पहला क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स में, न्यूट्रिएंट को तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में। दूसरा है एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर रहा है, भाई प्लाज्मा में जो भी है वो रिमूव कर रहा था ना, यूरिया वगैरह प्रेजेंट था, CO2 को रिमूव कर रहा है, मैक्सिमम CO2 तो हमारे प्लाज्मा ही रिमूव कर देता है। हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि प्लाज्मा सप्लाई कर रहा होता है वाटर डिफरेंट टाइप्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, मतलब जितने भी प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं वो प्लाज्मा पे एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और मेंटेन करते हैं बीपी को। और डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि प्लाज्मा में हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट थे, तो वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जैसे कोई फॉरेन एजेंट एंटर करेगा उसको ये मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है बच्चों, थर्मो रेगुलेशन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का इसी से मेंटेन हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हीट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है डीपली सीटेड हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी से, बॉडी में, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है फंक्शन, ठीक है। WBC का क्या फंक्शन, ये हमारे सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, जैसे ही बाहर से कोई देखते हैं इन्वेजन हो रहा है बैक्टीरिया का या फॉरेन एजेंट का, तुरंत खत्म कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, फूड वैक्यूल बनाएंगे, इन्वल्व करेंगे और खत्म कर देंगे। स्कैवेंजर्स की तरह है, जितने भी डेड सेल्स है, इनर्ट फॉरेन मटेरियल है, उनको भी ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स को ब्लड में, टिश्यूज में, इंटरनल एनवायरमेंट में क्लियर कर देते हैं, इसलिए हम इसको स्कैवेंजर बोल रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं आरबीसी का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। आरबीसी क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीजन को ले रहा है कहां से, रेस्पिरेटरी सरफेस से। लंग्स में जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा है तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करेगा। आरबीसी किस चीज में हेल्प कर रहा है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, ठीक है। अब हमारे प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है बच्चों,
bleeding in the tissue spaces or body surface due to damage of blood vessels is stopped by blood clotting। इतना बड़ा मैकेनिज्म लेके चल रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्लॉट करने में भी हेल्प किसका है, प्लेटलेट का। प्लेटलेट और क्या कर रहा है, प्लेटलेट रिलीज, प्लेटलेट कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा तभी तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, ठीक। जो भी ब्लड वेसल्स में लीकिंग हो रही है वो भी कौन सील कर रहा है, ब्लड प्लेटलेट कर रहा है, वहां पे जाके अडहर हो जाते हैं, स्टिकी प्लग बनाते हैं जिसको हम थ्रोम्बस बोल रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अग्लूटिनेशन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। हाँ, और क्या कर रहा है, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है साथ ही साथ, ठीक है। क्या कर रहा है, मतलब बॉडी के इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल बॉडी के टेम्परेचर से मैच करा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है बच्चों, अगर आप भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से फुल फ्लेज में करना चाहते हो तो आपको हमारे इस बैच में ज्वाइन होना होगा। कैसे ज्वाइन होना होगा बच्चों, आप अपने फोन पे प्ले स्टोर में डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करोगे, जहां आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही होंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लासेस नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेगा, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेगा, बल्कि जो मैं यहाँ पढ़ाई हूँ आपको इसके भी फ्री नोट्स आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। बच्चों यहाँ सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, सबको सारे के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 1250 में। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। होता क्या बच्चों, हम YouTube पे सारी क्लासेस ले नहीं पाते अरेंज वे में, आपको हमारे ऐप में इस बैच में सारी क्लासेस अरेंज फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में मिलेंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो आज हमने देख लिया प्लेटलेट्स क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।